और जो अब आपने किन्नर अखाड़ा बनाया, किन्नर अखाड़ा बना के आपने पेशवाई भी की है, दूसरी चीज़ें भी की। राजेश जी, सबसे पहली बात यह है कि आप समझिए कि हम कोई अलग से उनको कोई अल्पसंख्यक या कोई एक माइनॉरिटी में नहीं डालना चाह रहे हैं, वो एक समाज का अंग है। लेकिन अभी भी आप कैसे देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि जो अभी भी किन्नरों के लिए होना चाहिए ताकि उन्हें जो समाज में एक सम्मान मिल सके? नॉर्मल जनता एक दूसरे के साथ रहती है, वैसे ही किन्नर समाज में वो भी रहे। हम उनको बोलेंगे कि उनका एजुकेशन अलग होना चाहिए, उनके बाथरूम अलग होना चाहिए, तो वो एक वो भेदभाव वाली बात हो जाएगी। समाज का एक अंग है तो वो सामान्य रूप से रहे। साधु संतों ने भी हमको सामान्य रूप से एक्सेप्ट किया, तो उनके बीच में भी आना जाना करना सब सामान्य जैसी बात है। सामान्य रहेगा तो सब एक जैसा रहेगा। तो हाँ, हम अलग के श्रेणी में डाल देंगे तो बहुत कठिनाइयाँ हो जाएगी। हर किसी साधु संत महात्मा का भी एक प्रेरणा स्रोत रहता है, तो आपके ऐसे कौन से गुरु हैं जिनसे आप प्रेरित होते हैं और वो आपको ऊर्जा देते हैं? कठिन दौर तो हर आदमी के जीवन में आता है, क्योंकि हमने स्ट्रगल किया। जब हमने किन्नर समाज के लिए काम कर रहे थे तो हमारे पास अधिकांश ये होता था कि जब का हम जाके रह रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो पैसों का अभाव होता जाता था। हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अखाड़े को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। तो हमने हर गाँव में जाके 1-1, 2-2 किलो गेहूँ इकट्ठा किया, चावल इकट्ठे किए, किसी ने आलू दी, किसी ने प्याज दिया, किसी ने गेहूँ दिया, उनको इकट्ठा कर करके हमने 2016 का कुंभ किया था। नमस्कार, मैं राजेश राय आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे धर्म टॉक में हम बात करेंगे किन्नर अखाड़े के संस्थापक दुर्गादास जी महाराज जी से। दुर्गादास जी महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे रही और आपका अध्यात्म की तरफ जो है झुकाव वो कैसा रहा? राय, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप मुझे कम से कम 20 सालों से जानते हो। तो मैं सबसे पहले जब भोपाल आया था तो मैं आप ही मतलब पॉलिटेक्निक के लोगों से ही सबसे पहले मुलाकात हुई थी। पॉलिटेक्निक से मेरी स्टार्ट हुई थी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के साथ साथ अध्यात्म का मेरा ऐसा था कि मैं जब मेरे गुरुदेव नर्मदा तट पे थे, नर्मदा तट पे रहते थे, तो उन्होंने मुझसे नर्मदा जी से जोड़ा था। तो मेरा हर महीने नर्मदा जी से जुड़ा होने के कारण मैं हर पूनम पे नर्मदा स्नान, मैं लगातार कंटिन्यू 12 साल तक के नर्मदा स्नान मैंने कंटिन्यू किया। और आज भी मैं नर्मदा जी का ही भक्त हूँ। मैंने नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल की है, एक बार मैंने बस से की है। तो मैं नर्मदा जी का भक्त हूँ। इसके साथ साथ जब गुरुदेव के साथ जुड़ा था, धर्म क्षेत्र में जुड़ा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा था कि हम धर्म क्षेत्र के ऊपर ही काम करें। तो एक घटना हमारे साथ ऐसी घटी थी कि हमको गुरुदेव ने बोलता कि आपको परिक्रमा करें। जब हम परिक्रमा में निकले थे तो हमें एक अधेड़ उम्र के हमको एक किन्नर मिले थे। तो उन्होंने हमको कुछ ऐसा बोला था कि हम बड़े दुखी है, ये है, वो है, फलाना, मतलब उन्होंने ऐसी कुछ अपनी पीड़ा बताई थी कि उसकी वजह से हमको किन्नर समाज के लिए काम करने की प्रेरणा मिली थी वहाँ से। तो महाराज जी, जैसे कि आपके मन में विचार आया, तो विचार ये भी कि क्या किन्नर समाज जो है वो उपेक्षित रहा? कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहा कि किस तरीके से आप उनको जो है न्याय समाज में दिला सकते हैं? तो एक क्या भावना आई, मतलब कि एक किन्नर अखाड़ा पूरा आपने खड़ा कर दिया? ऐसा है कि नॉर्मल समाज के अंदर में सबसे पहले ये होता है कि अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे सबके ऊपर काम हुआ है। जीव जंतु के ऊपर काम हुआ, पेड़ पौधों के ऊपर काम हुआ। एक ऐसा समुदाय था किन्नर समाज जिसके ऊपर कभी किसी ने काम नहीं किया। इतने सारे मठाधीश हुए, शंकराचार्य, सभी लोगों ने सबके ऊपर काम किया, लेकिन एक समुदाय ऐसा जिसके ऊपर किसी ने कभी काम नहीं किया था। मतलब धर्म के क्षेत्र के दर से कभी पहल नहीं हुई थी। तो हमारा विचार था कि हम धर्म के दर से इनको धर्म के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि इनका सब जगह, महाभारत में, रामायण, सब जगह इनका उल्लेख आता है, सारे पुराणों में, ग्रंथों में इनका उल्लेख है। तो हमने सोचा कि इनको जब तक के धर्म में लेके नहीं आएंगे तो इनकी धर्म में स्थापना नहीं होगी, तो ये समाज के से जुड़ नहीं सकते। क्योंकि इनको देख के समाज वाले भी डरते हैं, ये समाज से डरते हैं, समाज इनसे डरता है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, सबसे बड़ी चीज़ थी कि धर्म के अंदर में इनकी स्थापना की जाए, तो ये बहुत अच्छे से आगे अपना जीवन यापन और इनको एक सम्मान की दृष्टि से समाज देखेगा। अब महाराज जी, एक में सवाल मेरे मन में था, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किन्नर और उनके लिए आपको कुछ काम करना था, तो उनके बीच में जाना, उनकी समस्याओं को समझना, उनके लिए क्या क्या उनके लिए आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप भी क्या उनके साथ में आपने किस तरह से कोई जीवन व्यतीत किया वहाँ पर रहकर, उनकी क्या परेशानियों को देखा? तो क्या एक कितने वर्षों तक के जो है आपने उनके बीच में काम किया, तब जाके आपने ये
आए? किन्नर अखाड़े का गठन 2016 में, उससे पहले हमने 12 साल तक के 2004 से हम लोग काम कर रहे थे समाज के लिए। 2004 तक के हमने ऑल ओवर के इंडिया के किन्नरों के साथ मिले, उन लोगों के साथ रहे, खाया, उठा, बैठा, समझा, उनके एक एक आदमी की, उन लोगों के पास जाके उनकी दिनचर्या समझी, क्या होता है, उनकी घर की पीड़ा क्या है, वो घर से निकलते हैं तो क्या होता है, घर में घर वालों के साथ रहते तो उनको क्या वेदनाएं मिलती है, समाज उनको क्या वेदनाएं, जब उनकी वेदनाएं सुनी, उनकी पीड़ाएं सुनी, तो फिर लगा कि अभी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उस वही वेदनाओं को उनको देख के, उनकी पीड़ाओं को देख के हमारे मन में हुआ कि इनके लिए धर्म के अच्छा कोई बेस्ट ऑप्शंस नहीं हो सकता, इसलिए हम धर्म में इनको लेके आए। तो पहले हिंदू धर्म में केवल 12 अखाड़े हुआ करते थे, जी आपने किन्नर अखाड़ा शुरू किया, जी 13वां अखाड़ा, जी। तो कैसे उसको मान्यता दिलाई और क्या उद्देश्य जो है, मतलब इसका पूरा उद्देश्य क्या है आपका किन्नर अखाड़े का? हमारा किन्नर अखाड़े का उद्देश्य कि समाज में किन्नरों का सम्मान मिले और समाज उनको एक बहुत अच्छी दृष्टि से देखे, और एजुकेशन में, समाज में एक उनको एक मान सम्मान मिले, और उपदेवता की श्रेणी में आते हैं तो उनको जो उपदेवता की श्रेणी में उनको लाया गया है तो उसका मान सम्मान उनका बरकरार रहे। इसलिए हमारा महत्व होता है कि किन्नर जितने ज़्यादा आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद देने से, उनकी दुआएं देने से लोगों को फलित होती है, उनकी गोद भरने से लोगों को बच्चे हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेके जो हमारे ग्रंथों में दिया है उसी का उल्लेख है, तो हम उसी रूप में हम उनको स्थापित करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। कोई भी ऋषि, महात्मा, संत, कोई भी जब शुरुआत करता है तो उनके जीवन में भी एक कठिन दौर आता है। तो मैं केवल यहाँ ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में भी कोई कठिन दौर रहा, और रहा तो अगर उससे आपने कैसे पार नहीं नहीं, कठिन दौर तो हर आदमी के जीवन में आता है, क्योंकि हमने स्ट्रगल किया। जब हमने किन्नर समाज के लिए काम कर रहे थे तो हमारे पास अधिकांश ये होता था कि जब का हम जाके रह रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो पैसों का अभाव होता जाता था, हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था उनके पास जाके उनके साथ रहने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए। तो हमने इधर उधर से लोगों से कर्जा लेके, बाकी सारी चीज़ें करके हम लोगों से पूरे हिंदुस्तान में जाके उन लोगों से मिले, उनके साथ काम किया, बाकी चीज़ें को उन्होंने काम करने का, उनका जब हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा तो हमको अच्छा लगा कि हम अब इनके लिए काम करेंगे, तो हमने इधर से लिया। जब 2016 के अंदर में हम जब ले रहे थे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अखाड़े को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, तो हमने हर गांव में जाके 1-1, 2-2 किलो गेहूं इकट्ठा किया, चावल इकट्ठे किए, किसी ने आलू दी, किसी ने प्याज दिया, किसी ने गेहूं दिया, उनको इकट्ठा कर करके हमने 2016 का कुंभ किया था। महाराज जी, जैसे अब किन्नर अखाड़ा आपने बना लिया, लेकिन एक समस्या होती है कि उसको सरकारी मान्यता दिलाना, उसके ऊपर काम करना, और फिर सरकार से किन्नरों को जोड़ना, और किन्नरों की जो समस्याएं हैं, जो मतलब चीज़ें हैं, उनको वहाँ तक के पहुँचाना। तो इस बीच में आपने किस तरह से काम किया और किन्नर अखाड़े को किस तरह से जो मान्यता जो है वो दिलवाई? देखिए, समाज ने जब एक्सेप्ट कर लिया, हमने 2016 में कुंभ किया, पहली हमारी पेशवाई थी, जब जन सैलाब ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर मान्यता नहीं मान्यता वाली बात नहीं होती। जब समाज हमें, जन सैलाब हमें एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई किसी से मान्यता नहीं मान्यता से मतलब नहीं होता कि उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। तो भाई जब समाज एक्सेप्ट कर रहा है तो सरकार और बाकी सारी सरकार ने हमें बहुत सपोर्ट किया था, और आज भी सरकार हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, तो हम सरकार के साथ ही सारी चीज़ें मिलकर करते हैं। सरकार ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और जैसा कि हमने आपके मुंह से भी कई बार सुना कि केंद्र सरकार ने भी काफ़ी मदद की, मोदी सरकार ने हमेशा किन्नरों के उत्थान के लिए जो है आगे बढ़कर काम किया। तो क्या 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बता सकते हैं कि उन्होंने जो इस दिशा में काम किया? और ऐसे बहुत सारे हैं कि किन्नर समाज, जब हमको ज़मीन अलॉटमेंट नहीं हो रही थी तो थावर चंद गहलोत जी थे, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन लगा करके बोला था कि भाई इनको सम्मान देना चाहिए, इनको समाज का एक अंग ये भी है, तो इनको सम्मान देना चाहिए। तो ज़मीन अलॉटमेंट के लिए उन्होंने भी अपनी एक पहल दिखाई थी, जो केंद्र सरकार में थावर चंद गहलोत जी थे, तो उन्होंने बड़ा भूमिका निभाई थी। तो हमको ऐसे बहुत सारा सपोर्ट मिला है, और सरकार ने भी हमें कुंभ में बहुत सारा सपोर्ट किया था, मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो उनकी बहुत सारी योजनाएं के अंतर्गत हमको बहुत लाभ मिला है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 12 मठ हैं जो पहले से वहाँ पर थे, अखाड़े थे, मतलब वो किस तरह से काम कर रहे थे, और जो अब आपने किन्नर अखाड़ा बनाया, किन्नर अखाड़ा बना के आपने पेशवाई भी की है, दूसरी चीज़ें भी की, लेकिन अभी भी आप कैसे देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि जो अभी भी किन्नरों के लिए होना चाहिए ताकि उन्हें जो समाज में एक सम्मान मिल सके? राजेश जी, सबसे पहली बात यह है कि आप समझिए कि हम कोई अलग से उनको कोई अल्पसंख्यक या कोई एक माइनॉरिटी में नहीं डालना चाह रहे हैं, वो एक समाज का अंग है। जैसे नॉर्मल जनता एक दूसरे के साथ रहती है, वैसे ही किन्नर समाज में वो भी रहे। हम उनको बोलेंगे कि उनका एजुकेशन अलग होना चाहिए, उनके बाथरूम अलग होना चाहिए, तो वो भेदभाव वाली बात हो जाएगी। समाज का एक अंग है तो वो सामान्य रूप से रहे,
साधु संतों ने भी हमको सामान्य रूप से एक्सेप्ट किया, तो उनके बीच में भी आना जाना करना सब बिल्कुल सामान्य आपने जैसी बात सही है। सामान्य रहेगा तो सामान्य सब कुछ एक जैसा रहेगा तो हाँ, अलग हम अलग के श्रेणी में डाल देंगे तो बहुत कठिनाइयाँ हो जाएगी, इसीलिए वो एक जैसा रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो हर किसी साधु संत महात्मा का भी एक प्रेरणा स्रोत रहता है, तो आपके ऐसे कौन से गुरु हैं जिनसे आप प्रेरित होते हैं और वो आपको ऊर्जा देते हैं काम नहीं, हमारे जो गुरु है वो तो ब्रह्मलीन हो गया, उन्होंने ही हमें नर्मदाई से जोड़ा, उन्होंने ही ऐसा बोला है कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए आप काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सब लोग सबके लिए काम करते हैं, परिवार एक दूसरे के लिए काम करता है, परिवार एक दूसरे को सपोर्ट करता है, लेकिन आप उन जीवों के लिए काम करो जिनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमारे गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी है। बाकी घर से संस्कार ऐसे मिले है कि आपको ऐसे व्यक्तियों के लिए काम करना है जो आपको आगे चल के आपको ऐसा लगे कि यार मैंने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जो आपको प्राउड फील कराए। महाराज जी, मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि 2028 में आप सिंहस्थ हैं जी, और 2 जगह आप पहले से प्रयागराज में और हरिद्वार में आप अखाड़ा का संचालन कर चुके हैं। अब ये सिंहस्थ में किस तरह का जो है आप अखाड़ा करने जा रहे हैं और क्या पूरा एक वो रहेगा कि यहाँ पे किन्नर समाज एकत्रित हो और क्या आप संदेश देंगे? ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड से लोग हमारे किन्नर समाज के लोग आएंगे। सबसे बड़ी भूमिका हमने 2019 में पूरा बहुत अच्छे से किया है। हमने प्रयागराज किया है, हरिद्वार किया है, अब आ गया है अभी अर्धकुंभ है। सरकार ने घोषणा की अर्धकुंभ अभी आ रहा है 2027 जनवरी में है, फिर 2027 में जुलाई में नासिक कुंभ है, 2028 में उज्जैन कुंभ है। तो बैक टू बैक 3 कुंभ है, तो यहाँ पे बहुत कड़ी तैयारी, और हम लोगों को पहले ही जाना पड़ता है वहाँ पे तैयारी करने के लिए। कितना टेंट लगेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, कितने लोग आएंगे जाएंगे, तो उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था, किधर खाना बनेगा, किधर क्या होगा, फायर का रहेगा, बाकी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट पहले से जाके करना पड़ता है। तो महाराज जी, एक समस्या तो आती होगी, जैसे किन्नर समाज है, किन्नर समाज तो अखाड़े के जरिए जुड़ रहा है, लेकिन अब आपको आम जनता को भी एक अखाड़े से जोड़ना है, तो वो उस पर क्या आप काम कर रहे हैं? क्या सबसे पहले समस्या हमें 2016 में आई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद जनता धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, किन्नर समाज नॉर्मल होने लगा, उनके साथ उनका तरीका व्यवहार बहुत अच्छे से होने लगा। अब हमें कहीं भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है अब, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में मालूम है कि कोई समाज ऐसा है जिसके लिए धर्म में आ गया और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमारे किन्नर समाज के लोग भी, किन्नर लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनाथ बच्चों को पालते पोसते हैं, गौशाला चलाते हैं, बहुत सारा धर्म का काम करते हैं। तो उन्होंने अपना एक खुद मुकाम बना लिया है और हर जगह किन्नर समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। चाहे वो कहीं आपदा आई हो तो अपना डोनेशन देने का काम कर रहा है। अभी जैसे लॉकडाउन था तो उस समय उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बहुत अपनी राशन की जो बहुत बांटा था उन्होंने। महाराज जी, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ कि किन्नर समाज में जो किन्नर हैं वो अभी तक के शादी ब्याह जन्मदिन या जो उत्सव के कार्यक्रम होते थे उनमें वो मांग कर जो है वो अपना घर संसार चलाते थे। अब ये अखाड़ा, दोनों में डिफरेंस है। अगर वो अखाड़े में आएंगे या आते हैं तो फिर उनका क्या दूसरा काम जो है प्रभावित नहीं होता है? अगर प्रभावित होता है तो उसके लिए क्या है कि मतलब जो एक ग्राउंड लेवल पे क्या होना चाहिए कि जो मांग कर ये उसमें जाते हैं तो वो किस तरह से फिर मुख्य धारा से जुड़ें? नहीं, जो धर्म के साथ आना चाहते हो धर्म के साथ आएंगे। तो धर्म में ऑलरेडी ये परंपरा है कि वो भिक्षामदेही करके ही खाते हैं, भिक्षावृत्ति करके ही खाते हैं। तो ऑलरेडी वो उस संस्था उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म में आने के बाद उनका मान सम्मान ज़्यादा ही बढ़ा है, वो जो कार्य कर रहे हैं तो उनको अभी लोग है दृष्टि देखते थे। लेकिन इसके साथ आने के साथ जैसे उनको पद मिल जाता है, मानते हैं श्रीमंत है, मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, इस प्रकार के पद मिल जाते हैं तो उनको समाज में भी उनको रिस्पेक्ट मिल जाती है। तो उस रिस्पेक्ट के साथ वो अपना लालन पालन पोषण कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो महाराज जी, में ये भी है कि अब सरकार का भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, पहले भी मिल रहा है, आगे भी है। उसके बावजूद भी अब आप और क्या चाहते हैं कि आगे जो है कुंभ निर्विघ्न या बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न हो और एक किन्नरों को जो मंच मिलना चाहिए वो भी एक अच्छा मंच मिले? किन्नर समाज को बहुत बड़ा मंच मिल चुका है, पूरा समाज पूरा देश बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब हमारा किन्नर समाज से यही रिक्वेस्ट है, किन्नर समाज भी बढ़ चढ़ के समाज को देने का काम करे। आज तक के किन्नर समाज ने समाज से लिया है, अब किन्नर समाज को देने का वक्त आ गया कि किन्नर समाज ने आज तक के जो अपने लिए मांगा है अब
समाज को देने की बारी है, किन्नर समाज की, कि वो सेवा का कार्य करे, सेवा में बाहर आगे आया करे। तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो समाज हमारा बहुत सारी चीज़ योजनाओं के ऊपर काम कर रहा है। तो आगे आपको सारी योजनाएं दिखेगी, सारी योजना पर हम लोग काम करेंगे। तो अभी आपके जो किन्नर समाज में कौन कौन से जो किन्नर प्रमुख हैं जो यहाँ पे पदभार ग्रहण कर चुके हैं, जो कि अब आपकी जो किन्नर अखाड़े की अलग जो है पूरे देश में जगा रहा है, तो कुछ ऐसे नाम बताएंगे कि वो जो आपके अखाड़े में नहीं, नाम तो सभी प्रमुख है हमारे यहाँ, जो भी महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो जिस प्रदेश का है वहाँ पे वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेके किसी को क्रेडिट दूँ ये नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी का योगदान है किन्नर अखाड़े में। तो महाराज जी, अब जैसे आपने पूरा किन्नर अखाड़ा हो गया, किन्नर समाज हो गया, अब आप और आगे क्या चाहते हैं कि किन्नरों को ये भूमिका मिलनी चाहिए, या किन्नर जो समाज है वो देश में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर उनको सरकार से या जो भी संस्था हैं उनसे इस तरह की मदद मिलेगी तो वो एक बड़ा बदलाव? किन्नर समाज से सरकार से अपेक्षा नहीं है, किन्नर समाज अपने आप से अपेक्षा कर सकता है कि किन्नर समाज जहाँ पर है वहाँ पे वो अपनी भूमिका खुद बनाएगा। क्योंकि वो कब तक रहेगा, क्योंकि समाज सेवा में किन्नर समाज के लोग बहुत सारे लोग हैं, पूरे समाज में एनजीओ के रूप में बहुत सारे किन्नर समाज के लोग कार्य कर रहे हैं। तो वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से भूमिका अपनी समाज के अंदर निभा रहे हैं उसी को वो निरंतर आगे बढ़ाए, तो उससे ही समाज का हित और अपना खुद का हित कर लेंगे। तो एक अच्छी सकारात्मक जो है बातें आपने कही हैं किन्नर समाज को लेके कि किन्नर समाज किस तरह से अब आगे बढ़ रहा है, किन्नर समाज के लिए क्या क्या होना चाहिए। हम भी एक आशा करते हैं कि किन्नर समाज निरंतर आगे बढ़े और भी आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिले। आप कुछ नए काम भी आपने इसमें जोड़े हैं, जैसे वृक्षारोपण का है या कुछ एक संकल्प भी लिया है कि आप वृक्ष लगाएंगे, तो पर्यावरण के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, मेरा मेन है पर्यावरण का। हमारा मूलभूत शरीर 5 तत्व से बना, 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। तो उस 5 तत्व में से एक तत्व है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। आज ग्लोबल देखिए गर्मी कितना हाई है, 45-46 टेम्परेचर पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वृक्षारोपण जब तक के नहीं होगा तो हम जीव जंतु और अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बचा सकते, इसलिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। तो ये काम मेरा बहुत सालों से चल रहा है और निरंतर रहेगा। सबसे ज़्यादा मेरा काम चलता है नर्मदा तट पे, नर्मदा किनारे वृक्षारोपण करने का कार्य कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी चर्चा रही और एक अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली। अभी कुछ दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपने जो तमाम जानकारी दी उससे काफ़ी लोगों को एक जानकारी हासिल होगी कि किन्नर अखाड़ा किस तरीके से काम कर रहा है। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।